हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHIC 134 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें 5 इयर्स के PY के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है, जो इग्नू जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जरूरी बात हो, कुछ डाउट हो तो आप इंस्टा में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास ये BHIC 134 का ये जो है कि 1707 से लेकर 1950 तक का यहाँ पर इतिहास को बताता है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे 1707 से लेकर 1950 तक में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी। सो चलिए हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। समझने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माइंड को, अपने आप को इतिहास में लेके चले जाना है। मतलब वह काल में, जो काल में इस घटना को अंजाम दिया गया, ये घटना हुआ था, पूरा इतिहास में चले जाना है, एकदम पास्ट का, है ना, बिल्कुल पास्ट में पहुंच जाना है। उस काल में जाना है जिस समय 1707 चल रही थी, है ना। 1707 से लेकर 1950 तक के अंदर में चले जाओ, और अपना माइंड को बिल्कुल एकदम शांत कर लो। एकदम शांति, जहाँ शांति माहौल है उस जगह बैठो। हेडफोन का अगर है तो हेडफोन का यूज कर लो, बिल्कुल अलग से बैठो। चलिए, बैठ गए, और देखिए एक एक पॉइंट को जो मैं समझाऊं ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं आप लोगों का ही डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर, जो आप नोट्स बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हुए हमको समझाइए। सो मैं आपको पढ़ते हुए ही समझा रहा हूँ। और अभी तक देखिए, आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये PDF परचेस कर लिया। आपने परचेस नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। एग्जाम देने से 1 घंटा आधा घंटा पहले भी अगर आप देख रहे हो ना PDF, तो बहुत ही यूजफुल है। मतलब एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच होंगे। सो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग PDF बाद में भी खरीद लेना, पहले आप लोग वीडियो को देख लो, लास्ट में आप PDF परचेस कर लेना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हैदराबाद और मैसूर के स्वतंत्र राज्यों के रूप में उद्भव। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन, हैदराबाद और मैसूर के। तो चलिए इसका हम लोग चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 18वीं सदी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था। इस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, और उसकी जगह क्षेत्रीय जो शक्तियां थी, वो अलग अलग जगह में क्षेत्रीय शक्तियां क्या हो रही थी, उभर रही थी। हैदराबाद और मैसूर ऐसे ही दो प्रमुख राज्य थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना हुई निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। तो इनका स्थापना किसने किया? इनकी स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में किया था। किसका? हैदराबाद का। आप समझ गए? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। वे पहले मुगल साम्राज्य के एक उच्च अधिकारी थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे केंद्र की शक्ति कमजोर हुई, तो उन्होंने स्वयं को ही क्या किया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, है ना। और हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की, पर वास्तविक रूप से वे पूरी तरह स्वतंत्र थे, है ना। हैदराबाद में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई, और यह राज्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी स्थिर रहा। दूसरी ओर हम लोग बात करें मैसूर का उदय की, मैसूर राज्य की। तो मैसूर का उदय अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया। तो मैसूर का उदय किसने किया? दो लोग मिलकर किए। एक है हैदर अली, दूसरा उनका पुत्र टीपू सुल्तान, ध्यान रखना। तो हैदर अली ने अपने सैन्य क्षमता के बल पर सत्ता प्राप्त की और मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। तो इन्होंने हैदर अली ने क्या किया था भाई? सैन्य शक्ति की मदद से क्या किया, एक शक्तिशाली राज्य बनाया इसे। उनके बाद टीपू सुल्तान ने राज्य को और मजबूत कर दिया, उनका बेटा। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, नई तकनीकों को अपनाया और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। समझ में आया? टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के सबसे
बड़े विरोधियों में से गिना जाता है। समझ में आ गया? तो टीपू सुल्तान को क्या गिना जाता है? बड़े विरोधी। अब अगला देखिए, मुख्य बिंदु की बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्षेत्रीय राज्यों का उदय। हैदराबाद में निजाम द्वारा स्थापित स्थिर स्थिर क्या है? प्रशासन। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या है? योगदान। इन्होंने ही मैसूर का राज्य किया और अंग्रेजों के साथ इन्होंने संघर्ष किया। ये मुख्य बिंदु ध्यान रखना। हैदराबाद और मैसूर दोनों ही राज्य 18वीं सदी की राजनीतिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी बल्कि अंग्रेजों के विस्तार को भी चुनौती दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 18वीं सदी के संकट पर चर्चा कीजिए। तो 18वीं सदी में किस तरह के संकट हमारे देश में देखने को मिले, ये सब देखिए। चलिए देखते हैं। 18वीं सदी को भारतीय इतिहास में एक संक्रमण और संकट के दौर में के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इस समय मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो रहा था और देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। तो अब देखो क्या हुआ। अ, औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही 1707 में हुआ, उनके बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार जो थे, उत्तराधिकार के लिए, जैसे इसका जो मृत्यु हो गया, इसके बाद जो उत्तराधिकार थे, उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया, है ना? यानी वो सोच रहे थे हम गद्दी लेंगे, वो सोच रहे थे हम गद्दी लेंगे, मतलब इसी तरह लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इससे केंद्रीय जो सत्ता थी वो कमजोर होने लगी। प्रांतीय जो गवर्नर थे वो धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे खुद को। ठीक है? परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि हैदराबाद, बंगाल और अवध, मराठा और सिख जैसे कई क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए। इस समय आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी। लगातार युद्धों, आंतरिक संघर्षों, अन्य आपस में ही झगड़ा झंझट राजाओं में, ठीक है, उत्तराधिकारों में उनके, और विदेशी आक्रमणों ने व्यापार और कृषि को नुकसान पहुंचाया। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने भारत की संपत्ति को लूट लिया और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों को भारी क्षति पहुंची। हालांकि इस संकट के बीच कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया और नई राजनीतिक शक्तियां उभरी। मुख्य बिंदु ये रखना याद, मुगल साम्राज्य का इस समय पतन हुआ, उत्तराधिकार युद्ध और अस्थिरता रही, उत्तराधिकार में ही युद्ध होने लगा, विदेशी आक्रमण ने आक्रमण किया और क्षेत्रीय शक्तियों का इसमें उदय हो गया। ध्यान रखना। और 18वीं सदी का संकट केवल पतन और का दौर नहीं था, बल्कि यह एक नया राजनीतिक ढांचा बनने का एक प्रक्रिया भी थी, जिसने आगे चलकर आधुनिक भारत की नींव भी रखी। क्वेश्चन नंबर देखिए, देखिए हम शॉर्ट लिए हैं यहाँ समझने के लिए, आपको हिंट दिए हैं। ये नहीं सोचिएगा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग 500 वर्ड्स क्यों नहीं है, 400 वर्ड्स क्यों नहीं है, पेज फुल होगा कि नहीं होगा, हमारा ये इसमें हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। हम समझने के लिए बनाते हैं भैया। आपको सही लग रहा है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे चैनल है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपका, 1757 से लेके 1765 तक, जो कि बंगाल पर ब्रिटिश शासन जो कब्जा कर लिया, तो इनके अकॉर्डिंग इनका विजय कैसे हुआ, है ना? इस समय जो ये कैसे नियंत्रण कर लिए बंगाल पर, तो चलिए बंगाल पर इसको कैसे विजय मिला देखिए। 1757 से लेके 1765 का समय भारत में ब्रिटिश सत्ता की क्या था? स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दौरान अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या किया? अपना नियंत्रण स्थापित किया और भारत में अपने शासन की क्या रखी? नींव रखी। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर ये किया था? बंगाल में ही क्या किया? नियंत्रण किया, बंगाल में ही कब्जा किया, ठीक है। और 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को क्या कर दिया? हरा दिया। इसी जीत के पीछे केवल सैन्य शक्ति नहीं, इस तरह जो हराया इसे सिराज उद दौला को, इस जीत का के पीछे सिर्फ किसका नहीं, केवल सैन्य शक्ति ही नहीं थे, बल्कि साजिश और विश्वासघात भी था। इसमें अपने आदमी भी ना विश्वासघात किया, जिसके वजह से इसमें बंगाल का ये यहाँ पर हार देखने को मिला, ठीक है, कब्जा कर पाए वो लोग। जाफर को नवाब बनाकर अंग्रेजों ने बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। तो मीर जाफर ने उनका साथ दिया, है ना, नियंत्रण करने में। सोचो कितना गद्दार थे वो। इसके बाद
1764 में बक्सर का क्या हो गया? युद्ध हुआ, जो प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया। ठीक है? इस जीत के बाद अंग्रेजों की स्थिति जो है कि और भी मजबूत हो गई। जब स्थिति मजबूत हो गया तो भाई तो वो तो विजय होगा ही। और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक है? इसका मतलब था कि अब अंग्रेज इन क्षेत्रों अंग्रेज इन क्षेत्रों से राजस्व वसूल सकते थे। यह आर्थिक नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मुख्य बिंदु ये याद रखना कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, दीवानी अधिकार मिले 1765 में। ठीक है? और आर्थिक नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो ये इसी पॉइंट से आपको अपने जो पढ़ा, इसी में से। अगला है इस अवधि में अंग्रेजों ने केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भारत पर क्या-क्या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो आगे चलकर पूरे देश में उनके विस्तार का आधार बन गया। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 1857 में विद्रोह कैसे हुए तो समझिए। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्या थी घटना थी। इसे कई कारणों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। देखिए कि जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य सभी प्रकार के असंतोष इसमें शामिल थे। राजनीतिक रूप से अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने भारतीय शासकों को असंतुष्ट कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कई राज्यों को जबरन ब्रिटिश शासन में मिला दिया मिला लिया गया। आर्थिक रूप से अंग्रेजों की नीतियों ने किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। भारी कर और पारंपरिक उद्योगों के पतन ने लोगों को परेशान कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजों का भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप शामिल था। लोगों को यह डर था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। सैनिक असंतोष भी एक बड़ा कारण था। भारतीय सैनिक को भेदभाव का सामना करना पड़ता था और कारतूस में चर्बी के उपयोग की अफवाह ने विद्रोह को भड़का दिया। और यह मुख्य बिंदु यह ध्यान रखना कि राजनीतिक विस्तारवादी नीति को अपनाया गया, आर्थिक शोषण होने लगा, धार्मिक हस्तक्षेप और सैनिक असंतोष थे। ठीक है? तो 1857 का विद्रोह एक व्यापक असंतोष का क्या था परिणाम था, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या रखी आंदोलन को प्रेरणा दे दी। समझे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये एम ये किसने ये ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां अपनी समस्या को रख सके। कांग्रेस के प्रारंभिक जो नेता थे वो दादाजी भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट विचारधारा के थे। वे संवैधानिक तरीके से सुधार चाहते थे और अंग्रेजों के सहयोग की नीति अपनाते थे। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी वैल्यू सिद्धांत भी दिया गया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने इसे भारतीयों के असंतोष को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। हालांकि यह पूरी तरह नहीं माना जाता है। तो 1885 में स्थापना हुआ, मॉडरेट के नेतृत्व हुई, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी का ये हुआ। कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने जो करवाया अभी यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसे मैं अपने तरीके से समझाता हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है ना, इसको ना अपने तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की बात करूं तो ये 28 दिसंबर 1825 कब 28 दिसंबर, ध्यान रखना 28 दिसंबर 1885
ध्यान देना। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? गठन हुआ या स्थापना हुआ, ठीक है? याद रखना। एंड ये मुंबई का नाम आपने सुना होगा, मुंबई, बम्बई या फिर पहले इसको बम्बई बोला जाता था। तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई और इसका जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना एओ ह्यूम्स द्वारा किया गया था। ध्यान देना यह बात। और इनमें जो अध्यक्ष थे वो अ, चंद्र बन वोमेश चंद्र बनर्जी, सॉरी क्या था? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी जिसको बोला जाता है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे कौन? इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ये डब्ल्यू सी बनर्जी थे, याद रखना। तो डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक? तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसमें अगर बात करूं तो किस जगह ये हुआ था मुंबई में, तो वो एक कॉलेज था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो इसी जगह स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। भारत में उपनिवेशवाद एक धीरे धीरे विकसित होने वाली क्या थी? एक प्रक्रिया थी जिसे विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है। यह केवल राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पहला चरण 1757 से लेकर 1813 तक इसका था, जिसे व्यापारिक उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया ये कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है कि इसी के दौरान में इसी कंपनी का के नाम से क्या चलता था? उनका बिजनेस चलता था, व्यापार चलता था। लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया। पलासी और बक्सर की जो युद्ध हुआ, और बक्सर इस जीत के बाद कंपनी को राजस्व अधिकार मिल गए, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ गया। इसका दूसरा चरण माना जाता है 1813 से लेके 1858 तक का, जब कंपनी का नियंत्रण मजबूत हुआ। इस समय अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा विकसित किया और भूमि राजस्व प्रणालियां लागू की, जैसे अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये भूमि राजस्व प्रणाली क्या किया? विकसित किया। आप कहोगे सर कि अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं अस्थायी बंदोबस्त की बात करूं, तो अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन की भू राजस्व क्या थी? व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार से लिया जाने वाला जो लगान होता था, वो हमेशा के लिए तय कर दिया जाता था कि भाई हमेशा इसमें लिया जाएगा, बाद में सरकार उसे नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, तो एक सही जो भी रेट उसका लिया जाता था हमेशा के लिए। तो इस व्यवस्था की शुरुआत की बात करूं तो 1793 में ही हो गया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक। तो मुख्य रूप से ये वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में ये अस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ था। समझ में आ रही है बात? और फिर इसको देखिए, दूसरा चरण के अकॉर्डिंग तो दूसरा चरण तो यहाँ से माना जाता है, लेकिन 1793 में ही ये स्टार्ट इसका हो चुका था। तो सरकार इसमें सीधे किसान से नहीं बल्कि जमींदार से लगान लेती थी। ठीक है, और जमींदार जो थे वो किसान से लगान वसूल करके सरकार को देता था इस समय। अब बात ये करें कि दूसरा यहाँ पर जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का क्या मतलब होता है? किसान। रैयत का मतलब किसान, जो किसानी करता है, किसान का काम। इस व्यवस्था में सरकार सीधा किसान से टैक्स वसूलता था। समझ में आ गया? तो इसके बीच जमींदार नहीं होता था, डायरेक्ट किसान ही। तो सरकार और किसान का सीधा संबंध होता था इसमें। किसान सीधे सरकार को लगान देता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम इनका चल रहा था। तो तीसरा चरण की बात करूं तो ये 1858 से लेकर 1947 तक था, जब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इस दौरान आर्थिक
शोषण बढ़ गया और भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल बाजार बना दिया गया। तो मुख्य बिंदु या ध्यान ध्यान रखना क्या कि व्यापारिक से राजनीतिक नियंत्रण का विकास हुआ, राजस्व नीतियों का प्रभाव देखने को मिला, 1858 के बाद प्रत्यक्ष शासन हुआ और आर्थिक शासन भी इसमें देखने को मिला। एंड उपनिवेशवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार अपने तरीके से मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। तो उपनिवेशवाद की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, शासन करता है। मतलब ये जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर क्या करे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर ले और अपने फायदे के लिए उसका उपयोग करे, तभी वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। क्या समझे? जब एक देश दूसरे देश पर शासन करके उसके संसाधनों और धन, मतलब जितने भी चीज है वहाँ के हर चीजों पर कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, ऐसे सिस्टम को, ऐसे हरकत को, ठीक है, क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। तो इसके अलग अलग कौन कौन से चरण है, इसको समझिए। इसकी अगर पहली चरण की अगर मैं बात करूं तो वो है व्यापारिक चरण। ठीक है, व्या व्यापारिक चरण, ठीक है। तो ये चरण जो है कि 1600 ईस्वी से लेके 1600 से लेके 1757 तक चला। ठीक है, ये फर्स्ट चरण। तो हम लोग इस बुक के अकॉर्डिंग 1757 के बाद की बात करेंगे, लेकिन फिर भी इसका जिक्र हम कर देते हैं। तो इसमें अंग्रेज व्यापार अंग्रेज क्या कहते हैं, इस समय व्यापार करने ही आए थे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मसाले, कपड़ा, रेशम आदि का व्यापार कर दिया शुरू। ठीक है, समझ में आ रही है? और उसको याद रखना कि उसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बिजनेस को मतलब पैसा कमाना। लेकिन दूसरा जो इसका चरण आया वो आया आपका राजनीतिक चरण। दूसरा जो चरण है इसमें राजनीतिक चरण। राजनीतिक चरण। तो इस चरण की हम बात करें तो इस चरण को 1757 से लेकर 1858 तक माना जाता है। समझ गए? तो इस चरण में क्या होता है, इस समय चरण में 1757 की बैटल ऑफ प्लेसी के बाद अंग्रेज ने धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पर क्या किया, अ, कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने इस बार क्या किया, अ, युद्ध करके ना, डरा के धमका के कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भारतीय राज्यों पर अपना शासन स्थापित करने लगा। इस चरण में अंग्रेजी व्यापारी से क्या बने, वो व्यापारी से मतलब बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करते करते वो कब्जा करना शुरू कर दिए और वो राजा बन गए, शासक बनने लगे। ठीक, ये दूसरा चरण। इसका तीसरी चरण की बात करूं तो वो है आर्थिक शोषण का चरण। आर्थिक शोषण का चरण। तो ये जो चरण है, ये है 1858 से लेके 1947 तक का। ठीक, 1857 से लेकर 1947 तक, 47 तक। इसमें 1857 के जब विद्रोह हुए तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। भारत के जितने भी कच्चे माल थे उसको ब्रिटेन भेजा जाने लगा और ब्रिटेन से बने जो सामान वो भारत में बेचे जाने लगे। इससे भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प को, जो भारत में बनते थे, हाथों से बनाए गए जो जितने भी सामान होते थे वो उसको भारी नुकसान हुआ। ठीक है, तो इसमें भारत का जो धन और संसाधन ब्रिटेन भेजे जा रहे थे दर दर। समझा गया? तो ये तीन चरण थे भारत में उपनिवेशवाद के। कितने चरण थे भैया? तीन चरण थे। ध्यान रखना, भारत में उपनिवेश की शुरुआत व्यापार से हुई थी
फिर अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया, फिर अंत में भारत का आर्थिक शोषण किया। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देते हैं 7। अंग्रेजों के अधीन कृषि के व्यावसायीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें। ठीक है, तो अंग्रेजों के शासन में भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें सबसे प्रमुख था कृषि का व्यावसायीकरण। इसका इसका अर्थ है कि कृषि अब केवल आत्मनिर्भरता के लिए नहीं, बल्कि बाजार के लिए जाने जाने लगी, है ना? बाजार के लिए क्या होने लगी? जाने लगी। ठीक है। अंग्रेजों ने किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे नील, कपास, जूट। इससे की निर्भरता बाजार पर पड़ गई बाजार पर बढ़ गई। जब बाजार में कीमतें गिरती थी तो किसानों को भारी नुकसान होता था। इस परिवर्तन का एक नकारात्मक प्रभाव यह था कि खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। मतलब कि खाना भोजन-वोजन वाला जितने भी जो खाद्य पदार्थ थे वो बनना बंद हो गया। मतलब उसको उगाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, मतलब खेती-वेती करने के लिए नहीं दिया जा रहा, जिससे लोग खाए-पिए, ठीक है? किसान कर्ज में डूबने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो जिससे भारत का जो नींव बनने भारत जिससे ग्रो करेगा, भारत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से कमज़ोर किया गया। यहाँ पर खाने-पीने वाला कोई भी सामान उगाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, ठीक? कुछ स्थानों में व्यापार और परिवहन के विकास से लाभ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर इसका प्रभाव किसानों के लिए बहुत हानिकारक था। तो यहाँ तक ना नकदी फसलों पर जोर दिया गया, बाजार पर निर्भरता, किसानों की आर्थिक स्थिति की समस्या, अकाल की स्थिति। कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेजों के हित में था। कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेजों के हित में था, लेकिन इससे भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, उपयोगितावादी विचारधारा और भारतीय प्रशासन। इनके बेस्ड से देखिए यहाँ पे आगे जो कुछ नहीं लिया गया है कि ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, उपयोगितावादी विचारधारा और भारतीय प्रशासन। इसमें इसलिए पॉइंट दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको जो क्वेश्चन जो है कि कहीं न कहीं घुमा के पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। तो आपको उपयोगितावादी विचारधारा और भारतीय प्रशासन इस समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग भारतीय प्रशासन इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उपयोगितावादी विचारधारा को। तो ये उपयोगितावादी विचारधारा की अगर बात करूँ, तो इसका ये उद्देश्य था कि जो भी काम मतलब ऐसा काम करें जिससे अधिक लोगों को लाभ हो सके। तो जो काम सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक भला करे। मतलब जो काम किया जाए वो सबसे अधिक लोगों का क्या करे? सबसे अधिक भला करे, तो वही सबसे अच्छा है। ये कौन कहलाता है? उपयोगितावाद विचारधारा ये कहते हैं। यानी किसी भी कानून या फिर नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है। ठीक है? लोगों का लाभ होना है, ठीक? तो इस विचारधारा के जो कवि थे, उपयोगितावाद क्या कह रहे थे लोगों का अधिक से अधिक भला हो। इसके जो खास विचारक थे, तो वो के कौन थे? जय जेरेमी बेंथम जिसका नाम सुने हैं? जेरेमी जेरेमी बेंथम, तो याद रखना। तो जेरेमी बेंथम इसके विचारक थे। दूसरा था जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरा कौन था? उपयोगितावादी विचारधारा का दूसरा था जॉन स्टुअर्ट, है ना? मिल। मैं आपको बस ऐसे आप सुन के याद रख लो ना। तो ये क्या है? ये तो समझ आ गया। और इसमें भारतीय प्रशासन का क्या रोल है? तो भारतीय प्रशासन की बात करो तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने उपयोगितावादी सोच के आधार पर कई प्रशासनिक सुधार किए थे। तो इसमें नए कानून बने थे, प्रशासन को अधिक व्यवस्थित किया गया, न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए और सड़क, रेल और डाक जैसी सुविधा इसमें विकसित हो गई। ना? तो इसमें देखा जाए तो इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारत का विकास नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन जो थे उनको मजबूत करना था। अपने हितों की इसमें रक्षा करना था। किसके अकॉर्डिंग? ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग। तो समझ गए? क्या समझे? उपयोगितावादी विचारधारा ने भारतीय प्रशासन को क्या किया? अधिक संगठित और कानून आधारित बनाया गया।
लेकिन इसके जो पीछे अंग्रेजों का अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी छिपा हुआ था। तो ये है आपका उपयोगितावाद और उपयोगितावादी विचारधारा। तो एक बार मैं पढ़ भी लूँ इसमें, उपयोगितावादी विचारधारा। तो उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसका मुख्य सिद्धांत था अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। ठीक? इस विचारधारा का अंग्रेजी शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश प्रशासकों ने इस सिद्धांत के आधार पर भारत में कई सुधार किए। उन्होंने कानूनों को सुव्यवस्थित किया, न्याय प्रणाली को मजबूत किया और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाए। हालांकि इन सुधारों का उद्देश्य भारतीयों का कल्याण बताकर प्रस्तुत किया गया, लेकिन वास्तव में यह अंग्रेजों के प्रशासन को मजबूत करने के लिए थे। कई बार इन नीतियों ने भारतीय समाज की परंपराओं को नुकसान पहुंचाया। इसका मुख्य बिंदु देखिए, अधिकतम सुख का सिद्धांत, कानून और शिक्षा में सुधार, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत, भारतीय परंपराओं पर प्रभाव। उपयोगितावादी विचारधारा ने ब्रिटिश प्रशासन को दिशा दी, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीयों का हित नहीं बल्कि अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मूल्यांकन। तो ये देखिए, मैं आगे इसलिए नहीं लिखता हूँ कि इसके आगे कुछ भी क्वेश्चंस घुमा देते हैं। सो ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को पकड़ के रखना। इस पॉइंट ये जो जहां भी दिखे आपको समझ जाना कि इसको इस प्रकार आंसर देना है इसका, है ना। ये हिंट के लिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझिए क्या होता है। समझिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार जो है कि सीधे किसानों से क्या करते हैं, भूमि कर, है ना, वसूल करती है। इसमें मुख्य रूप से थॉमस मुनरो ने शुरू किया था इसे, किसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो इसको समझिए, इसमें क्या होता था कि सरकार का सीधा संपर्क किसानों से हुआ, जमींदारों की भूमिका समाप्त हुई जिससे किसानों का शोषण कुछ हद तक कम हुआ। किसानों को अपनी जमीन पर कब्जे और खेती का अधिकार मिला जब तक वह लगान देता रहा। इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये देखने को मिला कि जो लगान था वो बहुत अधिक था जिससे किसानों पर अधिक बोझ बढ़ गया था और फसल खराब होने पर भी लगान देना पड़ता था, इसलिए किसान कर्ज में डूब रहे थे। सरकार समय समय पर लगान बढ़ा देती थी जिससे किसानों को असुरक्षा महसूस होती थी। तो कई किसान कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी जमीन खो बैठे। तो ऐसा सिस्टम हुआ भाई, इतना खतरनाक था, बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो क्या समझे आपने, रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों से सीधे कर वसूलना था, लेकिन अधिक लगान और कठोर नियमों के कारण किसान को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए यह व्यवस्था किसानों के लिए पूरी तरह लाभदायक नहीं रही। सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए, नोट्स के अकॉर्डिंग, रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसमें किसान सीधे सरकार को कर देते थे। यह मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे क्षेत्रों में लागू थी। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया, जो एक सकारात्मक पहलू था, लेकिन वास्तविकता में किसानों पर कर का बोझ बहुत अधिक था। उन्हें समय पर कर चुकाना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या फिर खराब। इस कारण किसान अक्सर कर्ज में डूब जाते थे और उनकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। इसके कुछ मुख्य बिंदु याद रखना। सरकार और किसान का सीधा इस पे संबंध था रैयतवाड़ी केस में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और अधिक कर का बोझ था, कर्ज और गरीबी बहुत अधिक थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से अच्छी थी, लेकिन व्यवहार में यह किसानों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव क्या है बताइए। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह विद्रोह उनके लिए एक क्या थी, चेतावनी था। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के साथ अपनी नीतियों में भी बदलाव किया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया और राजाओं के प्रति अधिक उदार नीति अपनाई। सैन्य क्षेत्र में भी बदलाव किए गए। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई।
मुख्य बिंदु ध्यान रखना, कंपनी शासन का अंत हुआ, राजाओं के प्रति नई नीति आई, सेनाओं में बदलाव हुए और प्रशासनिक सुधार। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को अधिक सतर्क बना दिया और उनकी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, संथाल विद्रोह का अध्ययन। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, जो आदिवासी समुदाय के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। संथालों को जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अत्यधिक अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता था। उनकी भूमि छीन ली जाती थी और उन्हें कर्ज में फंसा दिया जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धांत और कानून ने किया और क्या कहते हैं, हजारों संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि यह विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को आदिवासी क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मुख्य बिंदु 1855 में 1855-56 में ये विद्रोह हुआ, शोषण के खिलाफ इसमें संघर्ष हुआ, सिद्ध कानून का इसमें नेतृत्व था। संथाल विद्रोह आदिवासी प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 12 नंबर में है 19वीं सदी के सुधार आंदोलन की चर्चा कीजिए। तो 19वीं सदी में भारत में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इसका इनका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियां यानी बुराइयां को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटने का क्या क्या संदेश दिया। इन आंदोलनों ने शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। मुख्य बिंदु ध्यान रखना, सती प्रथा का विरोध हुआ, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक सुधार देखने को मिले। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को आधुनिक दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 13 में है असहयोग आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना था। यह आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह जनता को जागरूक करने और उन्हें स्वतंत्रता के लिए तैयार करने का एक प्रयास भी थी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कई घटनाएं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि अंग्रेज उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसने बिना मुकदमे, तो रॉलेट एक्ट एक कानून था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति भी दी जाती थी। इसी वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इन घटनाओं ने लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। बहुत ही बुरा या ये हुआ था, ठीक है, हत्याकांड बहुत ही खतरनाक। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करें। छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया और लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इसके साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। यह आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया और इसमें किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने भी भाग लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया। मुख्य बिंदु ध्यान रखना कि 1920 में गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि इसमें देखने को मिला, लेकिन विदेशी वस्त्र और संस्थानों का भी बहिष्कार हुआ। चोरी चारा, है ना, चोरी चौड़ा के बाद ये समाप्त। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना की को भी मजबूत किया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि और कार्यक्रम बताइए। तो अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना और अंग्रेजी शासन को चुनौती देना था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में साइमन कमीशन का विरोध और नेहरू रिपोर्ट की असफलता थी। भारतीयों को स्वशासन नहीं मिलने से असंतोष बढ़ रहा था। 1929 में कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन प्रभावशाली कदम था। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। विदेशी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, करों का भुगतान किया गया और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए हुए। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया। हालांकि बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ जिससे आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। मुख्य बिंदु 1930 में इसकी शुरुआत हुई। दांडी मार्च और नमक कानून का उल्लंघन हुआ। जन भागीदारी और विरोध, अंग्रेजों की दमनकारी नीति अपनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत किया। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में शुरू हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और निर्णायक चरण माना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसका मुख्य नारा था करो या फिर मरो। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी थी। अंग्रेजों ने भारत को बिना उसकी सहमति से युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे भारतीय नेताओं में असंतोष फैल गया। क्रिप्स मिशन की असफलता ने इस असंतोष को और बढ़ा दिया। क्रिप्स मिशन किसके था? क्रिप्स मिशन अंग्रेजों ही द्वारा एक क्या था भाई, एक समझ लो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में जो भी युद्ध हो, भारत युद्ध में उनका साथ दे। ठीक है? तो वर्ल्ड वार में भारत क्या करे, ब्रिटिश शासन का साथ दे और इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं को कुछ राजनीतिक रियायतें देने का क्या किया, प्रस्ताव किया। तो ये क्रिप्स मिशन थी। क्रिप्स मिशन के तहत सबको इकट्ठा करके है ना, इकट्ठा करके ना युद्ध लड़ने के लिए तैयार करना था। तो ये 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्तावित किया। इसके बाद गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोगों ने रेलवे, डाक तार और सरकारी संस्थानों को भी निशाना बनाया। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था और इसमें युवाओं, छात्रों और आम जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हालांकि इसे अंग्रेजों ने कठोर दमन से दबा दिया, लेकिन इससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। मुख्य बिंदु 1942 में इसकी शुरुआत हुई। करो या मरो का नारा लगा। महात्मा गांधी के द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जन आंदोलन का स्वरूप, भारत छोड़ो आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। ठीक है? तो उसके बाद अब तो आप लोगों के लिए कुछ टिप्पणियां हैं। स्थायी बंदोबस्त, ये सभी ना इजी लैंग्वेज का ही है। आप लोग वीडियो को रोक कर ना टिप्पणी को पढ़ लीजिए, आप लोगों का सही एग्जाम जाएगा। और नोट्स को आप लोग व्हाट्सएप से जल्दी जाके परचेज कर लीजिए। एग्जाम अब तो हो गया। बंगाल का विभाजन, ये सब टिप्पणी के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान देना है सब क्वेश्चन। जरूर जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। अगला है स्टूडेंट्स, चंपारण आंदोलन। उपयोगितावाद, रॉलेट एक्ट है ना, ये कानून। लखनऊ समझौता, राजा राम मोहन राय के क्या विचार। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, संविधान सभा की संरचना। इस तरह से ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलो जाइए आप लोग व्हाट्सएप से परचेज कीजिए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले बाय। जनस प्ले स्टेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो एंड ऑल द बेस्ट।